हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है और इस कॉनिक सेक्शन को हम लोग को ये हमारे जनरल लाइफ में या रियल लाइफ में कहाँ पे इसके यूजेस होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, और कॉनिक सेक्शन को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये कॉनिक सेक्शन होता क्या है। तो आज हम लोग इसके क्या करेंगे कि इसके टॉपिक के हेडिंग, मतलब जो चैप्टर का हेडिंग है, आज उस हेडिंग से ही शुरू करते हैं कि एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन इस चैप्टर का अगर नाम दिया गया है तो आखिर ये होता क्या है, आखिर इस चैप्टर को कॉनिक सेक्शन नाम क्यों दिया गया और इसका मतलब क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर में यहाँ पे हेडिंग में दिया गया है कॉनिक, तो इस कॉनिक का मतलब क्या है तो इसे हम लोग पहले समझते हैं। कॉनिक का मतलब जो है, कॉनिक जो वर्ड आया हमारा कोन से आया है। तो कोन क्या होता है, तो आप कोन 10 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक, कि कोन का एक शेप होता था, आप इस शेप में देखते होंगे, ठीक। या इसी शेप को हम लोग एज इट इज अगर उल्टा कर दें तो आप इस शेप में इस शेप को देखे होंगे। तो यही हमारा क्या है, कोनिक है, ठीक। बात रहा सेक्शन का, तो सेक्शन का मतलब है कि हमें क्या करना है कि इस कोन को बांटना है। अब बांटना कैसे है, तो सेक्शन का यहाँ मतलब बोल सकते हैं इंटरसेक्ट, ठीक। या बोल सकते हैं कि एक प्रकार से हमें क्या करना है कि कोन को काटना है, ठीक, काटना है, बाइसेक्ट करना है, ठीक। तो बाइसेक्ट इसलिए वर्ड यूज यहीं नहीं करते हैं क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दो बराबर में बांटना, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ठीक। तो यहाँ सेक्शन का मतलब है उसे क्या करना है, हमें बांटना है, इंटरसेक्ट करना है, किसको, कोन को। तो जब कोन को हम लोग बांटेंगे तो क्या होता है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं कि कोन को काटने से हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या हमें मिल सकता है इस ज्योमेट्रिकल शेप से, तो उसके स्टडी के बारे में ही हमें पढ़ना होता है, किसके अंदर, कॉनिक सेक्शन के अंदर। तो हम लोग कोन्स को कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्लेन। तो अगर हम लोग किसी भी प्लेन के माध्यम से अगर कोन को अगर हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो उस से मिलने वाले जो शेप्स होते हैं उन शेप्स का ही स्टडी जो कहलाता है वो हमारा कॉनिक सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है। जब हम लोग कोन को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एज हम आपको अभी बस ऐसा ही आपको ओरली बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग किसी कोन को काटते हैं, अब काटते कैसे हैं और किस तरह से काटा जाता है वो भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि लेट अस सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई कोन है, ठीक, एक कोन है। अब बात रहा है सबसे पहले कि सर ये कोन आखिर बना होगा तो कैसे बना होगा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग ये भी थोड़ा बात कर ही लेते हैं कि आखिर कोन आखिर जनरेट हुआ कैसे। तो देखिए, अगर आप कोई लाइन लेते, ठीक, एक वर्टिकल लाइन लीजिए, एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए, ठीक, और इस वर्टिकल लाइन का हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि एल नाम दे दिए, ठीक। एक वर्टिकल लाइन, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, ठीक, मान लेते हैं ये फिक्स्ड लाइन है। और अगर इसी फिक्स्ड लाइन के हम थोड़ा सा एक हल्के से झुकाव के साथ, एक स्लोप के साथ, अल्फा एंगल के साथ एक अनदर लाइन ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं एम, ठीक, एम। तो ऐसे आप समझिए जैसे कि एक वर्टिकल लाइन लिए और इस वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक इसके ही अल्फा एंगल के साथ झुका हुआ एक लाइन ले लिए, ठीक। और हम अगर इस लाइन को अगर ऐसे रोटेट कर दें, ठीक, अगर ऐसे हम लोग रोटेट कर देंगे तो सिंपल सी बात है, अगर इसको पकड़ के अगर ऐसे हम घुमाएं, ठीक, अगर हम लोग इस लाइन को अगर ऐसे ये लाइन है और अगर इस लाइन को हम लोग ऐसे पकड़ के अगर घुमाएं ऐसे, ठीक, तो ये क्या होगा, नीचे भी ये आगे चल के ये फिगर क्या होगा कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक नीचे में भी कोन शेप हमें दिखाई देगा और एक ऊपर में भी एक हमें कोन शेप दिखाई देगा, ठीक। ये बीच में जो हमारा लाइन था एल, ठीक, ये एल लाइन जो है और ये हमारा एम। तो जब इसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा,
जहाँ पे इस लाइन को रखा गया उसे हम लोग भी मान लेते हैं, जिसे हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। अब वर्टेक्स होता क्या है, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में जाकर के मिल जाती है, जिस रेखा पे, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में होता क्या कि इधर से ये लाइन जाके यहाँ पे और इधर से लाइन आके ये यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो उसी तरह से ये जहाँ पे ये दोनों लाइन आके टच कर रहा है या कर रही है उसे हम लोग क्या बोले, वर्टेक्स। और जब इसे रोटेट किया गया तो रोटेट करने पे एक ऊपर कोन शेप हमें मिला और एक नीचे मिला, तो इसे हम लोग कहते हैं नैप। ठीक, हम लोग यहाँ पे इसे कहते हैं नैप। तो ये नैप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अपर नैप और नीचे वाले को कहते हैं लोअर नैप। अपर नैप और लोअर नैप। तो एक कोण हमारा ऊपर बन गया, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में अगर कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि हमारा अपर कोण हो गया, ये हमारा लोअर कोण हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे कोण का फॉर्मेशन हुआ। अब बात ये है कि जो ये एम है, ये जो एम लाइन है, दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पे हम लोग कहते हैं जनरेटर, इसे हम लोग कहते हैं जनरेटर। ठीक, और ये वाला जो लाइन है इसे हम लोग कह देते हैं सिंपली एक्सेस। ठीक, तो एक एक्सेस हो गया और एक ये जनरेटर हो गया। जिस लाइन के द्वारा किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है उस लाइन को हम लोग यहाँ पे जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि दो हमें कोण मिल गए, तो इसी कोण को क्या करना होता है कि हमें किसी प्लेन के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से क्या करना है कि कट करना है। और जब इसे हम लोग काटते हैं, ठीक, इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें क्या होता है, इसे कट से कुछ हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलते हैं, और वो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं वो हमें 2D में मिलते हैं। तो आज अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी के इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब किसी भी कोण के इंटरसेक्शन से मिला हुआ ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल फिगर्स बोल सकते हैं या ऑब्टेन्ड कर्व बोल सकते हैं, जो हमें कर्व्स मिलेंगे उन कर्व्स को ही हम लोग कहते हैं कोनिक सेक्शन। मतलब जो कर्व्स हमें कोण के इंटरसेक्ट करने से मिलेंगे उन कर्व्स को ही बोला जाता है यहाँ पे क्या, कोनिक सेक्शन। मतलब कोण से कट करके जब नए कुछ कर्व्स मिलते हैं तो उनको ही हम लोग कहते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन by the help of a plane कहने का मतलब किसी भी चीज़ से, तो the intersection of a cone by the help of plane to obtain some curves is called कोनिक सेक्शन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन। जब हम लोग किसी कोण को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, और काटने से हमें जो कर्व्स मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन। तो आखिर काटने से कौन कौन से कर्व्स मिल सकते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, काटने से हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है सर्कल, दूसरा मिलेगा पाराबोला, तीसरा हम लोग को मिलेगा एलिप्स, और चौथा मिलता है हाइपरबोला। ठीक, लेकिन अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि हमें इस कोण को किस एंगल से काटना पड़ेगा, किस तरह से काटना पड़ेगा कि इसे हम लोग को काटने के बाद या इंटरसेक्ट करने के बाद हमें ये जो है सर्कल, इलिप्स और पाराबोला और साथ ही साथ हाइपरबोला मिलेगा। ठीक, तो हम लोग जो है इसके इंटरसेक्टिंग पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल। अब थोड़ा सा इनके फिगर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर्कल का फिगर कैसा होता है। बाकी हम लोग भी डिटेल से देखेंगे कि सर्कल जो है किस तरह से कोण को काटेंगे सर्कल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इनके थोड़े से फिगर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सर्कल का जो फिगर है वो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, इस शेप में हमें मिलता है। ठीक, दूसरा है पाराबोला। तो
पाराबोला का जो शेप होगा, पाराबोला का वो शेप कुछ ऐसा होगा, या तो फिर बोल सकते हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इन सभी पाराबोलास का अपना अपना नाम है। ये हमारा पाराबोला जो होता है, राइट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंड पाराबोला, अपर पाराबोला और लोअर पाराबोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनका डिटेल से हम लोग ये देखेंगे कि आखिर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। ठीक, इनके ऊपर बात करें, सर्कल का इक्वेशन, पाराबोला का इक्वेशन, इलिप्स का, हाइपरबोला का। तो इलिप्स का देखते हैं, इलिप्स का फिगर कैसे बनेगा। ठीक, तो इलिप्स का फिगर कुछ ऐसा ओव्यूल शेप का होता है। फोर्थ हमारा आ गया हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो फिगर होता है कुछ इस शेप का होता है। ठीक, तो ये ऐसे भी इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो हम लोग जो हैं इन सारे कर्व्स के ऊपर बात करेंगे, और ये कर्व जो होते हैं इनका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं सर्कल, सर्कल होता क्या है, और सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से कोनिक सेक्शन को काटा जाए कि हमें जो है एक सर्कल का फॉर्मेशन या सर्कल का कर्व हमें मिल जाए। ठीक, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे सर्कल। चलिए, तो हम लोग एकदम सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट आपको हमने बताया कि ये हमारा कोन बना था, एक अपर में एक लोअर में। ठीक, और यहाँ पे वर्टेक्स है। तो अगर ये वर्टेक्स है, तो अगर लेट अस सपोज दैट अगर कोई प्लेन लेते हैं और उस प्लेन के माध्यम से इस कोण को यहाँ से अगर इंटरसेक्ट कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे ये हम लोग का लाइन एम था जो एक्सिस था, और ये हम लोग का जनरेटर था, और इन दोनों के बीच अल्फा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा था जो कांस्टेंट एंगल था। ठीक, तो अगर हम इसे ब्रेकआउट कर देते हैं, यहाँ से अगर इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो इसके सामने कुछ अगर ऐसे हम लोग किसी कोण को काट देंगे, यहाँ से अगर काट देते हैं, और अगर इसे ऐसे करके अगर हम लोग देखते हैं इसे उलट करके, तो इसका मुंह का जो सामने दिखेगा वो हमें कुछ इस शेप में दिखाई देगा। ठीक, जो हमारा आप देखे होंगे कि जो हमारा कोण होता है उसका जो सामने का ये जो फेस होता है वो सर्कल शेप का दिखाई देता है। ठीक, तो हमें ये सर्कल मिला, लेकिन कब? जब इस जनरेटर और ये एक्सिस का एंगल को हमने 90 डिग्री के साथ काटा तब। मतलब ये जो हमारा ये जो लाइन था, ये एम लाइन, उसको अगर ऐसे कर देते हैं, ठीक, ये एक जो प्लेन है उस प्लेन और उस जो जनरेटर बोल सकते हैं कि एक्सिस लाइन, ये दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब बोल सकते हैं अल्फा का जो बीटा का जो यहाँ पे जो इस एंगल का जो वैल्यू है, ठीक, बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे मान लेते हैं कि बीटा एंगल जो बना, ठीक, जिस प्लेन से हम काट रहे हैं इस कोण को, उन प्लेन और इस एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का अगर बीटा एंगल 90 डिग्री के साथ अगर हम इसे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। ठीक, तो अगर ये सर्कल मिल गया है तो हमें क्या करना है कि इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक, तो लेट अस सपोज दैट मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हम लोग मान लेते हैं एच और के। ठीक, और आपको ये पता होगा कि सर्कल जो होता है वो होता क्या है। तो हम लोग सर्कल के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सर्कल। तो देखिए, सर्कल जो होता है वो ये कह सकते हैं कि किसी प्लेन के ऊपर इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स का सेट ऑफ कलेक्शन होता है। कहने का क्या मतलब है? सर्कल जो होता है सेट ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स जो हमारे प्लेन के ऊपर है, अगर उनका कलेक्शंस कर लें एज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस
प्लेन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे अगर बिंदु इन्फिनाइट पॉइंट्स और किसी एक पॉइंट से, किसी प्लेन के एक पॉइंट से अगर उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस हो, ईच एंड एवरी पॉइंट आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, तो कह सकते हैं कि हमारा जो है सर्कल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द सेट ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, सर्कल, एंड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस इन दिस कर्व। तो हम लोग अगर अपने भाषा में अगर ये सिंपली ऐसे समझने की कोशिश करें कि सर्कल जो होता है वो सिंपल यही है कि सेट ऑफ इन्फिनाइट मैनी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर, और जब उन सारे पॉइंट्स का अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर बात किया जाए तो वो सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ठीक, तो उससे बना हुआ जो हमारा कर्व होता है वही हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर हम लोग और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन के ऊपर बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो उसके डेफिनेशन के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन में कह सकते हैं अ सर्कल इज द सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from fixed point। ठीक, तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, तो यहाँ पे क्या सर्कल का डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे लिखें कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब सर्कल हम उसे कहेंगे जब किसी प्लेन के ऊपर बहुत सारे इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उन सारी बिंदुओं की जो दूरी होगी वो इस पॉइंट से सभी का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो उस तरह से बना हुआ जो हमारा कर्व होगा वो हमारा क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर को जो है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं h, k। और ये पता है आपको कि अभी हम लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल कि सर्कल जो होता है बहुत सारे इन्फिनाइट मेनी पॉइंट से मिलकर के बना है, तो इनका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक, x, y मान लेते हैं। तो अगर x, y है तो यहाँ से इस पॉइंट से इस सेंटर का दूरी को हम लोग r नाम देते हैं, मतलब डिस्टेंस इसका क्या है, r है, जिसे आप लोग जानते हैं रेडियाई के नाम से जानते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। रेडियाई जब प्लूरल होता है तब, और जब रेडियस सिंगुलर होता है तब। तो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। और इसे हम लोग क्या बोलते थे, फिक्स्ड पॉइंट के नाम से यहाँ जान रहे थे। ठीक, फिक्स्ड पॉइंट, और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक, और ये जो हमारा रेडियस था ये फिक्स्ड डिस्टेंस, या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट की जो दूरी होती है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ ऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो यही जो हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस होता है वही हमारा रेडियस के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके छोटे छोटे बातों को हम लोग चर्चा कर लिए हैं, और ये आप जानते हैं इसे हम लोग सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सर्कमफेरेंस। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट इसका जो है सर्कल का हम लोग इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है। कि अब हम लोग 9 क्लास 10 क्लास में सर्कल का इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, बस ये पढ़े हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल कहते किसको हैं, बस हम लोग इतना पढ़ के रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब पढ़े हैं। तो अभी जो है हम लोग 11 क्लास में जो है वो सर्कल के डेफिनेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि सर्कल का जो है वो डेफिनेशन
क्या होगा, मतलब डेफिनेशन तो हम लोग बात कर लिए, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए यहीं से हम लोग बाय द हेल्प ऑफ दिस फिगर से ही निकाल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड ए जो हम लोग का यहाँ पे है, लेट हम लोग ये ओ ए का जो डिस्टेंस माने तो वो आर यूनिट था, आर यूनिट्स, एंड जो कोऑर्डिनेट है ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है ये, और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने माना है वो एच कॉमा के। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ये कह सकते हैं, आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ये ओ ए का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रूट अंडर, आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर इनके सारे पॉइंट्स का जो वैल्यू है अगर हम लोग सेट कर देते हैं, यहाँ पे सारे पुट्स को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से इसे क्या करते हैं, ये रूट को हटा करके यही स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक, तो ओ ए का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू है x और x1 का वैल्यू है h का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे y2 जहाँ पे y हो जाएगा और इसके जहाँ पे h हो जाएगा, मतलब ये k हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसको थोड़ा सा सीधा करके हम लोग लिखते हैं h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन मिला, ये जो हमारा इक्वेशन आया, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या मिला, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक केस हम लोग बोल सकते हैं, इफ अगर इसका सेंटर कभी सर्कल का अगर 0 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो है सेंटर जो है, ठीक, जिसको हम लोग h और k से दर्शाए हैं, अगर वो कभी 0 0 हो जाए, मतलब h का वैल्यू 0 हो जाए और k का भी मान 0 हो जाए, तो क्या होगा। तो अगर h का वैल्यू 0 हो जाता है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस 0 तो x बचेगा, तो ये x स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ 0 होगा तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये जो हमारा वैल्यू जो हमारा आया है और ये जो हमारा इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस के ऊपर आज बात किए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और हम लोग जो बात की कि सर्कल क्या होता है, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, तो हम लोग कॉनिक सेक्शन का पहला जो हमारा था सर्कल, जो हमारा पहला कर्व था, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा किए कि आखिर उसका इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। तो कल हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर से हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।